हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की इंग्लिश का लेसन नंबर 17 जिसका नाम है नॉइज यानी शोर। दिस एज विल प्रोबेबली बी नोन एज द नॉइजेस्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री। यह युग संभवतः मानव इतिहास में सबसे अधिक शोरगुल वाला युग माना जाएगा। We create a lot of noise not only to show that we are in happy। हम न केवल यह दिखाने के लिए कि बहुत शोर मचाते हैं कि हम खुश हैं, फेस्टिव मूड उत्सव के मूड में हैं, टू कन्वेस वर्ड्स टू एडवर्टाइज ए कमोडिटी और ए पॉइंट ऑफ व्यू बट also फॉर इट्स ओन सेक। वोटों के प्रचार के लिए, किसी वस्तु या दृष्टिकोण का विज्ञापन करने के लिए, बल्कि अपने लिए भी। नॉइज इज द ग्रेटेस्ट बेन ऑफ मॉडर्न लाइफ। शोर आधुनिक जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। Every moment of our lives, we are being distracted by it. Necessary noise, unnecessary noise, purposeful noise, and the purposeless enough to weaken our nervous and madden us। हमारे जीवन का हर पल हम इससे विचलित हो रहे हैं। आवश्यक शोर, अनावश्यक शोर, उद्देश्यपूर्ण शोर और अनुद्देश्यपूर्ण शोर हमारी नसों को कमजोर करने के लिए और हमें पागल करने के लिए पर्याप्त है। Noise in and around us is wearing us out at a terrific pace। हमारे अंदर और आसपास का शोर हमें भयानक गति से थका रहा है। Someone noted recently that present-day babies are peculiarly loud-throated। किसी ने हाल ही में उल्लेख किया है कि वर्तमान समय के बच्चे अजीब तरह से जोर के गले के होते हैं। They look elegant and sweet, no doubt, but the moment they open their mouths, they let out a shattering volume of sound। वे सुंदर और मधुर दिखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जैसे ही वे अपना मुंह खोलते हैं, वे ध्वनि की एक चकनाचूर मात्रा निकालते हैं। School teachers do their best from the beginning by ordering every few seconds in the classroom, silence, silence, but it does not appear to have any effect on children। स्कूल के शिक्षक कक्षा में हर कुछ सेकंड में मौन शांत रहो का आदेश देकर शुरू से ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इसका बच्चों पर कोई असर नहीं दिख रहा होता है। They remain the noisiest creatures on the earth। वे पृथ्वी पर सबसे अधिक शोर करने वाले प्राणी बने हुए हैं। I think there will be an all-round benefit if a period of absolute silence is introduced in every class timetable with a prize at the end of the year for the softest spoken person in the school। मुझे लगता है कि अगर स्कूल में सबसे नरम बोलने वाले व्यक्ति के लिए एक साल के अंत में पुरस्कार के साथ प्रत्येक कक्षा समय सारणी में पूर्ण मौन की अवधि पेश की जाती है, तो यह एक चौतरफा लाभ होगा। Hawking in the streets has of late become a little too much। सड़कों पर हॉकिंग हाल ही में कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। It seems impossible to concentrate on any study or writing at home, particularly if one's window looks over a street। घर पर किसी भी अध्ययन या लेखन पर ध्यान केंद्रित करना असंभव लगता है, खासकर अगर किसी की खिड़की सड़क पर दिखती है। Even if one retires to the back of the house, one may not be saved since the hawker seems to set the pitch of his voice on the basis that you should be searched out a pitched through and through, even if you are hiding in innermost recesses of the house। भले ही कोई घर के पिछले हिस्से में सेवानिवृत्त हो जाए, कोई भी नहीं बच सकता है, क्योंकि फेरी वाले अपने आवाज की पिच को
इस आधार पर सेट करते हैं कि आपको खोजा जाना चाहिए और छेद किया जाना चाहिए, भले ही आप छिपे हुए हो घर का सबसे भीतरी भाग में। At the moment I am writing this, I see and hear two blatant sailors coming on each other's heels, almost trying to bark each other's out of existence. फिलहाल में मैं यह लिख रहा हूँ, मैंने देखा और सुना है कि दो केले विक्रेता एक दूसरे की एड़ी पर आ रहे हैं, लगभग एक दूसरे को अस्तित्व से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। I fear that grow more food campaign has brought in only more plantains since I noticed two more hawkers coming in with the same commodity. मुझे डर है कि ग्रो मोर फूड अभियान केवल और अधिक पौधे लेकर आया है, क्योंकि मैंने देखा है कि दो और फेरी वाले एक ही वस्तु के साथ आ रहे हैं। Now for a variation, I suppose a seeker of old paper and empty bottles in expressing his wish in a rich space-filling voice, a knife grinder in employing an anguished cry like one caught in a trap, and many others follow. All that we understand is that they are shouting something. It may be anything from gingerly oil cake to lotus flowers, brinjals and bangles. अब एक बदलाव के लिए मुझे लगता है कि पुराने कागज और खाली बोतलों का एक साधक एक समृद्ध अंतरिक्ष भरने वाली आवाज में अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है। एक चाकू ग्राइंडर एक पीड़ादायक रोना लग रहा है, जैसे कि एक जाल में फंस गया और कई अन्य लोग अनुसरण करते हैं। हम केवल इतना समझते हैं कि वे कुछ चिल्ला रहे हैं। यह अदरक तेल केक से लेकर कमल के फूल, बैंगन और चूड़ियों तक कुछ भी हो सकता है। We are surrounded by a moving loud market all the time. हम हर समय एक तेजी गति वाले बाजार से घिरे रहते हैं। I have a dread of living next to a man owning a motorcycle when a motorcyclist. मुझे मोटरसाइकिल के मालिक के बगल में रहने का डर है जब एक मोटरसाइकिल स्टार्ट आउट शुरू होती है तो the agitation he creates lasts half an hour even after the machine itself has gone out of sight. तो वह जो आंदोलन करती हैं वह आधे घंटे तक चलता है, भले मशीन खुद से बाहर हो गई हो। On Sundays, this enthusiast tests and touches up his engine, whereupon the whole locality is converted into a sort of gold factory. रविवार को यह उत्साही अपने इंजन का परीक्षण करता है और उसे छूता है, जिससे पूरा इलाका एक तरह की सोने की फैक्ट्री में बदल जाता है। I say gold factory because in my experience it is the most deafening place on earth when the ore is pulverized before being treated with cyanide. मैं सोने का कारखाना कहता हूँ क्योंकि मेरे अनुभव में यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्थान है जब साइनाइड के साथ इलाज करने से पहले अयस्क को चूर्ण किया जाता है। This was all I could catch of the whole process when I visited a gold mine some years ago. जब मैं कुछ साल पहले एक सोने की खदान में गया तो मैं पूरी प्रक्रिया को समझ सकता था। My guide was explaining everything to me in great detail, but I could only see his lips move. There was such a clatter all around. मेरा गाइड मुझे सब कुछ विस्तार से समझा रहा था, लेकिन मैं केवल उसके होठों को हिलता हुआ देख रहा था। चारों ओर ऐसी ही चीख पुकार थी। It has been the same experience for me in any factory. मेरे लिए किसी भी कारखाने में ऐसा ही अनुभव रहा है।
I have often been taken around many types of factories, but as my guides move their lips, I give up all attempts at knowing how cotton or silk is converted into yarn and fabric. मुझे अक्सर कई तरह की फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे मेरे गाइड अपने होठों को हिलाते हैं, मैं यह जानने की सभी प्रयास छोड़ देता हूँ कि कपास या रेशम को सूत और कपड़े में कैसे बदला जाता है। The noise of machinery is always at a higher scale than the voice of the guide, a fact which is generally overlooked by those who take people around फैक्ट्रीज। मशीनरी का शोर हमेशा गाइड की आवाज की तुलना में उच्च स्तर पर होता है, एक ऐसा तथ्य जिसे आमतौर पर उन लोगों को द्वारा अनदेखा किया जाता है जो लोग कारखाने के पास ले जाते हैं। While all the explanation is going on, my mind keeps feasting on vision of a zone of silence. जबकि सारी व्याख्या चल रही है, मेरा मन मौन के क्षेत्र के दर्शन पर दावत देता रहता है। I abandoned a very comfortable house once because of a neighbor who switched on his radio every morning at 5 long before even the gates were unlocked in any radio station. मैंने एक बार एक बहुत ही आरामदायक घर छोड़ दिया क्योंकि एक पड़ोसी जो हर सुबह 5 बजे अपना रेडियो चालू करता था, यहाँ तक कि किसी भी रेडियो स्टेशन में फाटकों के अनलॉक होने से बहुत पहले। The result of such an early switching on was that the neighbors, kept us a sort of humming, a most harassing accompaniment, unbroken like the humming of 1,000 bees. इतनी जल्दी स्विच ऑन करने का नतीजा यह हुआ कि मेरे पड़ोसी का रेडियो एक तरह से गुनगुनाता रहा, एक सबसे परेशान करने वाले संगत 1,000 मधुमक्खियों के गुनगुनाने की तरह अखंड। I fear that this simile may mislead my readers by its poetic association, but far from it. This humming was like the squealing of one's brain by many instruments for torture, something like a pneumatic drill operating at one's temples. मुझे डर है कि यह उपमा मेरे पाठकों और अपनी काव्य संगति से गुमराह कर सकती है, लेकिन इससे बहुत दूर यह गुंजायमान यातना के कई उपकरणों द्वारा किसी के मस्तिष्क को तिरछा करने जैसा था, किसी के मंदिरों में चलने वाली एक वायवीय ड्रिल की तरह। Why my neighbor should have quicked up so early in the day in order to receive a radio program was a thing I could never understand. एक रेडियो कार्यक्रम प्राप्त करने के लिए मेरे पड़ोसी को दिन में इतनी जल्दी क्यों कतार में लगना चाहिए था, यह एक ऐसी बात थी जिसे मैं कभी नहीं समझ सकता था। Its only effect was to make me get up early since I did not like to lie in bed wallowing in uncharitable neighborly thoughts but the first thing in the day. इसका एकमात्र प्रभाव यह था कि मुझे जल्दी उठना पड़ा क्योंकि मुझे दिन में सबसे पहले पड़ोसी के विचारों बिस्तर पर लेटना पसंद नहीं था। Moreover, I was not without hope since a friend who knows all about radios told me that my neighbor's habit of switching on the radio when the transmitter was still cold was the surest way of destroying the wells, if not the radio itself, but nothing occurred along those happy lines and I had to move on. इसके अलावा मैं आशाहीन नहीं था क्योंकि रेडियो के बारे में
सब कुछ जानने वाले एक मित्र ने मुझे बताया कि मेरे पड़ोसी की आदत है कि जब ट्रांसमीटर अभी भी ठंडा था तब रेडियो चालू करने की आदत ही वॉल को नष्ट करने का सबसे सुरक्षित तरीका है। अगर रेडियो ही नहीं, लेकिन उन खुशियों के साथ कुछ नहीं हुआ और मुझे आगे बढ़ना पड़ा। I sometimes feel that God, who constructed the human body with so much forethought, seems to have become weary when he came to the ears and left them as the most vulnerable portion of a human being. मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि भगवान जिन्होंने इतनी सोच समझकर मानव शरीर का निर्माण किया, ऐसा लगता है कि कानों में आते ही वे थके हुए हो गए हैं और उन्हें मनुष्य के सबसे कमजोर हिस्से के रूप में छोड़ दिया है। The result is that we spend all our hours longing for something that we cannot attain, namely silence. इसका परिणाम यह होता है कि हम अपने सभी घंटे उस चीज की लालसा में व्यतीत करते हैं जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात मौन।